पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र की कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, ये कक्षा छठी की बात करेंगे और बच्चों आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और बच्चों आज हम देखने वाले हैं पाठ 3 हड़प्पा संस्कृति भाग 2। इस बच्चों पाठ तीसरा हड़प्पा संस्कृत भाग 2 यानी द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। हड़प्पा संस्कृत पाठ आप इसका पहला भाग यानी जिस बच्चों हड़प्पा संस्कृत भाग 1 आप पढ़ चुके हैं। बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर यानी बच्चों इस बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल पर बच्चों पहला भाग उपलब्ध है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद इस पाठ को यानी इस भाग 2 को आप पढ़ेंगे तो बच्चों अच्छी तरह से पाठ को समझ जाएंगे। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं हड़प्पा संस्कृत भाग 2 द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। यस बच्चों, तो आपको फिर से याद दिलाएं बच्चों, यस जो आज हम कक्षा छठी में इतिहास पढ़ने वाले हैं जिसमें पाठ तीसरा हड़प्पा संस्कृत भाग 2 पढ़ने वाले हैं। यस बच्चों, हम जैसा पहले ही कहा कि भाग 1 अगर इसका आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। यस बच्चों, द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों पिछली बार हमने चर्चा की थी, आपको याद आया होगा कि हमने नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति के बारे में कक्षा 5वीं में अध्ययन किया हुआ है। ताकि बच्चों थोड़ा सा आपको हम रिवाइज कराएं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस यहाँ पे हड़प्पा के देख रहे हैं, ये जो पीले कलर से आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस यहाँ पे देखिए सिंधु लिखा है, सिंधु नदी पर, और ये जो हड़प्पा संस्कृति आप देख रहे हैं। इसके पहले आपने अगर चीन की संस्कृति की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें या नील की बात करें तो आपने पिछले वर्ष अध्ययन किया हुआ है। यस प्राचीन नगरी संस्कृति की हम बात करें तो बच्चों आज हम अध्ययन करने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति की बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे। बच्चों आपको रिवाइज कराएं, 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। उत्खनन का मतलब बच्चों खुदाई प्रारंभ हुई। तो आपको दिखाए हम अगर हड़प्पा की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हड़प्पा की हम बात करें। यस, तो ये स्थान देखिए हड़प्पा, और इसमें बच्चों जो जिस स्थान की बात करें जो काला डाट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, काला बिंदु, यस वही स्थान हड़प्पा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसीलिए इस संस्कृत को हड़प्पा संस्कृत नाम प्राप्त हुआ, उस नाम से जाना जाता है। इस संस्कृत को सिंधु संस्कृत कहते हैं, सिंधु नदी के कारण बच्चों इसका नाम सिंधु संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य आगे चल करके हुआ। बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे आप मोहनजोदड़ो देख पा रहे हैं, राइट, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है लेकिन स्थान बच्चों यहाँ पे है, ये जो डाट देख पा रहे हैं हम आपको पॉइंटर की मदद से दिखा रहे हैं, राइट। तो ये मोहनजोदड़ो स्थान सिंधु नदी पर। तो बच्चों अगर हम साम्यता की बात करें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में साम्यता मिली, अर्थात उत्खनन में जो वस्तुओं की हम बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर खुदाई के दौरान जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए उसमें अद्भुत रूप से समानता देखी गई। बच्चों अगर उन स्थानों की बात करें जैसे धौलावीरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लोथल की बात करें तो लोथल आप देख पा रहे हैं, यस
उसके बाद हम बात करें कालीबंगा, तो देखिए स्क्रीन पर कालीबंगा, और इसके अलावा दायमाबाद की बात करें तो स्क्रीन पर आप दायमाबाद देख रहे हैं। तो इस बच्चों आदि स्थानों पर हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बच्चों तो धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद, इस आदि स्थानों पर हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष प्राप्त हुए। तो बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा था, अगर हम हड़प्पा संस्कृति पार्ट 1 की बात करें, पिछले बार हमने पढ़ा था बच्चों मकान और नगरीय संरचना के संदर्भ में देखा था। बच्चों मुद्राएं और बर्तन को हमने पढ़ा था, तथा हमने महान स्नानागार के संदर्भ में देखा हुआ था। बच्चों इस बार यानी पार्ट 2 में हम अध्ययन करने वाले हैं जनजीवन यानी लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम खेती की बात करें तो कालीबंगा, यहाँ पर देखिए स्थान जो कालीबंगा आप देख पा रहे हैं, ये कालीबंगा। तो बच्चों यहाँ पे इस जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यानी खेती करने के सबूत जो है, खेती करने के प्रमाण पाए गए। ये कालीबंगा आप देख पा रहे हैं, राइट। बीच में जो डॉट है काला, ध्यान रखिए, वही है कालीबंगा। आए बच्चे इस क्रम में हम जनजीवन अर्थात लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसल उपजाते थे, उसमें गेहूं, जौ यानी बार्ली प्रमुख फसलें थी। बच्चों जिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से जो कि ये अगर नदी घाटी की नगरी संस्कृति, जिसके कारण जो है ये एरिया काफी लो एरिया में था। ये तमाम जो स्थल देख पा रहे हैं, इसके कारण बच्चों यहाँ पर जो अगर खेती की बात करें, फसलों की बात करें, गेहूं, जौ प्रमुख रूप से इसका उत्पादन किया जाता था। तो स्क्रीन पर अगर कुछ फसलों की बात करें तो यहाँ पर बाई और आप चित्र है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर खेती की जाती थी। हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की। जनजीवन की बात करें लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। बच्चों राजस्थान में जौ की और गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। तो राजस्थान के अगर क्षेत्र की बात करें तो बच्चों ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर इसकी बात करें तो इन क्षेत्रों में जौ की, और जहां गुजरात की बात करें उसके और दक्षिण के हिस्सों की बात करें तो इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अलावा मटर, तिल, मसूर आदि फसलों का उत्पादन किया जाता था। बच्चों हम जनजीवन का अध्ययन कर रहे हैं, लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे, यानी कॉटन की हम बात करें बच्चों, कपास की फसल यानी कपास का उत्पादन इस हड़प्पा काल में किया जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे, परिचित थे। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं कि उत्खनन में अर्थात खुदाई के दौरान उत्खनन में पाई गई मूर्तियों यानी पुतले, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेष आदि के प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। राइट बच्चों, जो पता चला है यानी मूर्तियों की बात करें यानी पुतलों की हम बात करें, मुद्राओं पर अंकित चित्रों की बात करें या कपड़े के अवशेष के प्रमाण के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग जो है वस्त्र बुनने का कार्य किया करते थे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कपड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति जो कि शाल ओढ़ा हुआ है, राइट। इसके बारे में विस्तार से आगे देखने वाले हैं। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। तो बच्चों स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। बच्चों उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने यानी आभूषण पाए गए हैं। वे गहने स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियां, कौड़ियां या बीज आदि के बने हुए थे। विभिन्न प्रकार के अगर बच्चों हम आभूषणों की बात करें, गहनों की बात करें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आभूषण जो है विभिन्न प्रकार के इस हड़प्पा काल में खुदाई के दौरान मिले। अर्थात समझ सकते हैं कि उस काल के लोग यानी स्वर्ण की बात करें यानी सोने की बात करें, तांबा या रत्न तथा सीपियां जो कि समुद्र से प्राप्त होती थी, कौड़ियां, इसके अलावा बीज विभिन्न प्रकार के क्योंकि खेती होती थी तो विभिन्न प्रकार के बीज आदि से बने हुए जो है
कह सकते हैं कि जो गहने थे, आभूषण थे, ऑर्नामेंट थे, उसका उपयोग किया करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के आभूषणों की हम बात करेंगे। बच्चों, इस हड़प्पा काल में बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद और कमरबंद, करधनी जो कि कमर में पहनने वाली, इस जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग किया करते थे। और इसके अलावा बच्चों, स्त्रियां भुजा तक चूड़ियां पहनती थी। तो अगर ज्वेलरी इन द इंडस सिविलाइजेशन की बात करें बच्चों, विभिन्न प्रकार की जो ज्वेलरीज की बात करते हैं, तो इसका उपयोग जो है ये हड़प्पा काल के लोग किया करते थे। बच्चों, यहां पाया गया वैशिष्ट पूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। जो अगर मॉडल की बात करते हैं, एक उत्कृष्ट कला के नमूने की बात होती है, तो हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट बच्चों, तो इनकी अगर इस पुतले की अर्थात विशेषताओं के संदर्भ में देखें बच्चों, तो इसके चेहरे का भाव देखिए बहुत स्पष्ट है। यही नहीं बल्कि उसके कंधों पर ओढ़ी हुई शाल तथा उस शाल पर अंकित त्रितल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई। तो कि व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति आपको पुतला दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा ओढ़ी गई शाल पर ये जो बच्चों देखिए त्रिदल आपको इस तरह से अंकित किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो शाल ओढ़ा हुआ है, इस उस पे जो अंकित त्रिदल की नक्काशी है, तो नक्काशी का कार्य बच्चों बहुत ही कलात्मक ढंग से किया गया, इससे पता चलता है। तो हड़प्पा कालीन कला का नमूना, उत्कृष्ट नमूना इसके द्वारा पता चलता है। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम ट्रेड की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे। यस, तो हड़प्पा संस्कृत के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। यानी हड़प्पा संस्कृत के लोग अपने देश यानी भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसके अलावा उनका दूसरे देशों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी, इसकी हमने चर्चा पहले भी की थी। और इस कपास का पश्चिम एशिया, यस बच्चों यहां पर अगर देखें, जब हम बात कर रहे हैं यस, तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस, तो यहां पर वो स्थान है, राइट, अरब सागर जो ये देख पा रहे हैं, ये इंडियन ओशन अर्थात ये जो अरब सागर है यहाँ पे ना, तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां से अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें, तो बच्चों ये तो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, ये पश्चिम एशिया का हिस्सा है। तो ये पश्चिम एशिया जो आप देख पा रहे पीले से, तो पश्चिम एशिया, तो यहाँ इसके अलावा पश्चिम एशिया के अलावा दक्षिण यूरोप या यूरोप के दक्षिणी हिस्से में, अर्थात बच्चों यूरोप का दक्षिणी हिस्सा ये है, तो अर्थात दक्षिणी हिस्से में, तथा इसके अलावा इजिप्ट जो कि अफ्रीका के इस हिस्से में है, राइट, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आगे हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक जो है निर्यात किया जाता था। यानी सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी का कपास, इसके अलावा कपास का पश्चिमी एशिया, दक्षिण यूरोप तथा इजिप्ट के देशों में निर्यात किया जाता था। राइट, ये ध्यान रखिए। तो बच्चों, हम व्यापार की यानी ट्रेड की बात करेंगे। हड़प्पा काल में यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में ट्रेड यानी व्यापार किस तरह का हुआ करता था। तो सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था और इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृत के व्यापारियों द्वारा होती थी। राइट, तो बच्चों आप देखिए, अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, तो इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृत के व्यापारियों द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजिप्ट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का ये देश आपको इजिप्ट दिखाई दे रहा है। तो इस अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो किस तरह से अपने देश तक ही सीमित ना होकर के उनका व्यापार किस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हुआ करता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी तथा आदि वस्तुएं लाई जाती थी। बच्चों, हम बात करें कि यस, कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक तथा देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी।
विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से हुआ करता था। राइट, तो बच्चों हम जिनकी बात करें तमाम, चाहे चांदी की बात हो, जस्ते की बात हो, या बहुमूल्य नगीनों की बात हो, माणिक हो या देवदार की लकड़ी हो, राइट, ये तमाम वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता था बच्चों, ये व्यापार कैसे किया करता है? विदेशों के साथ चलने वाला जो व्यापार था सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से हुआ करता। तो सड़क के अलावा जो समुद्री मार्ग की बात करें बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो समुद्र में ये जो लोथल का बंदरगाह है, और उसमें देखिए किस तरह से, या आप जो जलपोत देख रहे हैं, ये जलयान की बात करें, जलपोत की बात करें, इसी के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी माल को भेजना हो या माल को लाना हो, इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, इसके माध्यम से भी किया जाता था। तो सड़क के साथ तो किया जाता था, इसके अलावा समुद्री मार्ग के द्वारा भी इनके सामान एक्सपोर्ट किए जाते थे हड़प्पा काल में, और इंपोर्ट किए जाते थे, अर्थात मंगाए भी जाते थे, आयात भी किया जाता था। तो लोथल का बंदरगाह अवशेषों के आधार पर पुनर्रचना स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें बच्चों, यहाँ पर जो लोथल का बंदरगाह है वो देख पा रहे हैं। हमने इसके पहले किस जो पढ़ा हुआ है बच्चों मकानों की संरचना के संदर्भ में, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के मकान थे वो आप देख पा रहे हैं, मकानों की संरचना। इसके अलावा सड़क किस तरह से समकोण पर आकर मिलती थी। इसके बाद बच्चों किस तरह से मकान यहाँ पर बने हुए हैं, ये तो जो दिखाई आपको दे रहे हड़प्पा काल के मकान किसी तरह हुआ करते थे। सड़कों के संदर्भ में हमने देखा पिछले पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह से वे सफाई या स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हुआ करते थे, इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की थी। राइट, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों व्यापार की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो व्यापार था उसकी हम बात करें तो उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाजों के चित्र उकेरे गए हैं। यस, कुछ जो मुद्राएं की अगर बात करें, कुछ मुद्राएं ऐसी देखी गई जिसपे जहाजों के चित्र उकेरे गए हैं। यस बच्चों, जब जहाज की बात करते हैं तो इस जो जलपोत की बात करें, जलयान की बात करें, तो लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया और हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। राइट, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लोथल नामक विशाल बंदरगाह जो पाया गया है, इस बच्चों हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये, चूंकि बच्चों जो हड़प्पा काल के, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के जो अगर तमाम स्थानों की हम बात करें, राइट बच्चों, चाहे हमने काली गंगा की बात, हड़प्पा की बात को, मोहनजोदड़ो की बात को, इस धौलावीरा की बात करो, तो ये जो स्थान है बच्चों कहाँ है, ये सुदूर, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अरब सागर के ये जो कि सिंधु नदी कहाँ बच्चों, ये अरब सागर की ओर आती है, तो ये अरब सागर से ही संबंधित है। इसीलिए जो लोथल है ये अरब सागर के ही किनारे है। ये लोथल बंदरगाह की बात करें तो इसलिए जो व्यापार था हड़प्पा संस्कृति का, जो हड़प्पा काल में व्यापार हुआ करता था, ये तो अरब सागर के इसी क्षेत्र से, इसी लोथल बंदरगाह से हुआ करता था। ये तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो लोथल का बंदरगाह अवशेषों के आधार पर पुनर्रचना जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर। अब बच्चों हम देखेंगे हड़प्पा जो संस्कृत की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, इसके ह्रास होने के कारण, यानी रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आखिर में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास क्यों हुआ, इसके कारणों की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों निरंतर आने वाली बाढ़, बच्चों जैसा कि हमने चर्चा किया था कि जो हड़प्पा जो संस्कृत की बात करें, उनकी उसकी जो लोकेशन थी वो देखिए कि जो वैली कर घाटी की बात करें बच्चों, यस, क्योंकि सिंधु नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ बहती थी और उसके जो तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं ये बच्चों, वो चूंकि जो बेसिन थे, यानी जो सिंधु नदी में सहायक नदियों के साथ जो बहती है उस बेसिन में जो ये क्षेत्र था, इसके कारण जो है यहाँ पर बाढ़ लगातार आया करती थी। तो निरंतर आने वाली बाढ़ तथा बाहरी समूह के हमले, ये अगर आपको बताए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो लाल आपको दिखाई दे रही है वो स्थान है। राइट, तो आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि चूंकि ये लोअर एरिया में आपको दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है बच्चों, लोअर एरिया होने के कारण यहाँ पे बाढ़ अक्सर आया करती थी। तो बाढ़ आने के कारण ऐसी स्थिति थी और कभी कभी बाहरी हमले भी हुआ करते थे, तो बाहरी समूह के हमले भी किए जाते थे और इसके अलावा व्यापार में होने वाला घाटा, ये सब बातें थी जिसके कारण
हड़प्पा संस्कृति के ह्रास का जो कारण था, ये सब उसके कारण बन पाए। यानी धीरे धीरे हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ। ये तमाम कारणों की हम बात कर रहे हैं। तो ह्रास के कारणों की बात करें, रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा संस्कृति के जो ह्रास के कारण थे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बच्चों, ह्रास के कुछ और कारणों की बात करते हैं। रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस बच्चों इसी भांति वर्षा की मात्रा कम होना। कभी कभी बच्चों इस क्षेत्र में वर्षा अगर कम हुई, यस, तो जैसे इंडस रिवर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, ध्यान रखिए। तो ये सिंधु नदी है जो कि मुख्य नदी है। तो ये हमने कहा कि कभी कभी वर्षा न होने के कारण इस क्षेत्र में सूखा भी पड़ता था। यस बच्चों, तो चूंकि सूखा पड़ता, नदियों का पाट सूख जाता था, तो ऐसे में कृषि का कार्य, जो खेती का कार्य था, वो प्रभावित होता था। तो बड़े पैमाने पर इस तरह से लोगों को परेशानी हुआ करती थी। तो नदियों के पाट सूख जाते थे। इसके अलावा इस एरिया में भूकंप भी आया करते थे। तो भूकंप का आना, इसके अलावा समुद्री तल में होने वाला जो परिवर्तन था, वो भी परिवर्तन। तो वो ये स्क्रीन पर बच्चों जो आप देख पा रहे हैं, ये अरब सागर आप देख पा रहे हैं, राइट। और जो कि हमने इसकी चर्चा की, राइट, जो ये इस तरह से आप ध्यान रखिए इसको। तो इसके कारण जो है, यानी बच्चों लो एरिया में होने के कारण कभी कभी ज्यादा बारिश होती तो बाढ़ की स्थिति हो जाती, और बारिश नहीं होती तो सूखे की स्थिति हो जाती। ऐसे में प्रभावित होता था, बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते थे। तो नदियों के पाट सूख जाते थे, कोई भूकंप बढ़ता, अर्थक्वेक आ जाता था, और समुद्री तली में होने वाला जो परिवर्तन था उसका भी असर यहाँ तक पहुंचता था। तो इस कारण से जो है स्थान उजड़ते चले गए। इस तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, धीरे धीरे उसका ह्रास होता चला गया। ह्रास होने के कारणों की बात करें बच्चों, रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी बच्चों इन कारणों में से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतरण कर गए। यानी यही कारण था कि धीरे धीरे यहाँ पर लोग यहाँ से स्थलांतरित होने लगे, यानी बच्चों यहाँ से लोग शिफ्ट होने लगे, दूसरी जगह जाने लगे, और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। तो स्क्रीन पर अगर हड़प्पा संस्कृति के नगरों की बात करें, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे हड़प्पा जो संस्कृति के नगरों का ह्रास होने लगा। तो कारणों की चर्चा हमने की, धीरे धीरे लोग यहाँ से शिफ्ट करने लगे, स्थलांतरित होने लगे। ह्रास के कारणों की बात करें, रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। तो बच्चों को ध्यान रखना है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे तो ये उसकी समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी, और इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है, हड़प्पा संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी, ऐसा माना जाता है, राइट। तो हड़प्पा संस्कृति ने भारत संस्कृति की नींव रखी, ध्यान रखिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। यहां तक हमने अध्ययन किया, तो आइए स्क्रीन पर देखिए, सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखो। तो स्क्रीन पर एक कथन आपके आया, हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। आप याद कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य। यस बच्चों, तो सोचिए, टैली कीजिए। चलिए हम स्क्रीन पर आपको आंसर दिखा रहे हैं। तो ये कथन सत्य है, राइट बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने टैली किया होगा, आपका भी उत्तर सत्य ही रहा होगा। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन है, सत्य या असत्य बताओ। ये कथन असत्य है, देखो। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह, बच्चों आपको याद आ गया होगा, लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए टैली करिए अपने उत्तर से। यस बच्चों, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, राइट। तो लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, राइट। तो अपने उत्तर से आप टैली करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे कथन और लेते हैं। सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। कथन है, हड़प्पा संस्कृति का व्यापार चीन सागर के तट से चलता था। अब बच्चों याद कीजिए कि हड़प्पा संस्कृति का व्यापार, यहां पर कहा गया चीन सागर कहा गया, तो क्या ये चीन सागर सही है? जरा सोचिए,
कि हड़प्पा संस्कृति का व्यापार चीन सागर के तट से चलता था। क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा, राइट? तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। देखिए, ये कथन असत्य है। यस बच्चों, तो हमने कहा था कि अगर कथन असत्य है तो परीक्षा में पूछता है कि उसको सत्य करके लिखना है। तो उसे सत्य कथन कैसे लिखेंगे? हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। यस बच्चों, तो चीन सागर तो वहां ही नहीं है, राइट? तो वहां तो है अरब सागर। तो इस तरह से आपको कथन सही कर लेना है। तो सत्य कथन क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। यस बच्चों, तो इस तरह से असत्य कथन को सत्य कर लेना है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। किस बच्चों? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।